भारतीय न्यायपालिका के जो शानदार ऊंचे ऊंचे भवन हैं, उन्हें देखकर एक उम्मीद सी जगती है। लगता है कि यहाँ इंसाफ मिलता होगा। लेकिन आज हम उन भवनों के पीछे के उन गलियारों की बात करने वाले हैं, जहां आम इंसान न्याय के लिए नहीं, बल्कि अगली तारीख और वकील की अगली फीस चुकाने के लिए भटक रहा है। और इसे भी एक एहसास नहीं है, इसके पीछे चौंकाने वाले आंकड़े हैं। आज की तारीख में भारतीय अदालतों में 5 करोड़ 40 लाख से भी ज्यादा केस पेंडिंग है। 5 करोड़ 40 लाख? जी, ये इतनी बड़ी संख्या है कि अगर आप हर केस को सिर्फ 1 सेकंड भी दें तो इसे गिनने में ही शायद 2 साल लग जाएंगे। कमाल है। तो हमारे पास जो स्रोत हैं, जो रिपोर्ट्स और जो लेख हैं, वो इसी चक्रव्यूह की परतें खोलते हैं। वो बताते हैं कि कैसे अदालतें एक ऐसी जगह बन गई हैं जहां दाखिल होना तो शायद मुमकिन है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता मोटी फीस, अनगिनत तारीखों और सिस्टम की उलझनों में कहीं खो सा गया है। बिल्कुल। आज की हमारी चर्चा का मकसद इसी पहेली को समझना है कि न्याय पाना इतना महंगा और मुश्किल क्यों हो गया है। जी, और हम इसे एक आम नागरिक के नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। वो इंसान जो पहली बार इस सिस्टम में कदम रखता है, और ये सिस्टम कैसे उसे धीरे धीरे थका देता है। तो चलिए इसी सफर को शुरू से देखते हैं। मान लीजिए किसी का कोई दीवानी मुकदमा है, जमीन का या कोई और। वो हिम्मत करके कोर्ट जाने का फैसला करता है। सबसे पहली चीज जिससे उसका सामना होता है वो है वकील की फीस। हमारे स्रोतों में एक शब्द बार बार आता है, रिटेनरशिप या फाइलिंग फीस। ये क्या भला है? देखिए, ये समझिए कि ये इस खेल में शामिल होने का एक तरह से एंट्री टिकट है। केस शुरू करने की पहली कीमत। वकील आपके केस को समझने, कागजात तैयार करने और उसे कोर्ट में फाइल करने के लिए एक मुश्त रकम लेता है। अच्छा। और रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक साधारण से सिविल केस में भी ये फीस 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक हो सकती है। 2 लाख रुपए? जी, और ये सिर्फ केस को कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचाने का खर्च है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आगे क्या होगा। मतलब न्याय के दरवाजे पर ही एक बहुत ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई है। अच्छा, ये तो पहली सीढ़ी हुई। इसके बाद जो सिलसिला शुरू होता है वो और भी दिलचस्प है। हर पेशी का शुल्क, या जिसे पर हियरिंग फीस कहते हैं। हाँ, और यहीं से आम आदमी के लिए असली परीक्षा शुरू होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोर्ट में आपके केस की जो भी तारीख पड़ेगी, आपको उस तारीख के लिए वकील को एक तय फीस देनी होगी। 1 मिनट, मतलब चाहे उस दिन कोर्ट में बहस हो, कोई गवाही हो, या जज साहब सिर्फ ये कहें कि अगली तारीख 3 महीने बाद की है, तब भी पूरी फीस देनी पड़ेगी? मान लीजिए जज साहब ही छुट्टी पर है तब भी, बिल्कुल, तब भी हर तारीख की फीस तय है। ये छोटे शहरों में 5,000 से लेकर बड़े शहरों में 20,000 या उससे भी ज्यादा हो सकती है। अरे बाप रे! हमारे स्रोत इसे एक ऐसे जुए की तरह बताते हैं जिसमें मुवक्किल यानी क्लाइंट वो हमेशा हारता है। वो हर महीने पैसे इसलिए देता है कि शायद अगली बार कुछ होगा, लेकिन ज्यादातर बार कुछ नहीं होता। एक तरह की EMI बन जाती है ये, जिसका कोई अंत नहीं है। ये तो बहुत ही अजीब है। किसी भी और प्रोफेशन में ऐसा होता है क्या कि काम हो न हो आपको पैसे देने ही पड़े? नहीं होता। और सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि इस पर कोई लगाम नहीं है। अच्छा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कुछ नियम तो हैं, लेकिन फीस की कोई ऊपरी सीमा, कोई कैप तय नहीं है। इसका वकील अपने हिसाब से फायदा उठाते हैं। मतलब कानूनी लड़ाई के साथ साथ एक आर्थिक लड़ाई भी चलती रहती है, जो उसे धीरे धीरे तोड़ देती है। और ये तो वो खर्चे हैं जो दिखते हैं, बिल पर आते हैं। लेकिन हमारे स्रोत एक और दुनिया की बात करते हैं, अदृश्य खर्चे। वो खर्चे जो कहीं लिखे नहीं जाते। हाँ, और ये अदृश्य खर्चे सिस्टम में किस हद तक फैले हुए हैं इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इसमें कोर्ट में अर्जी टाइप करवाने का चार्ज, एफिडेविट पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी, वकील के क्लर्क या मुंशी की फीस, और यहाँ तक कि अपनी फाइल को एक सरकारी बाबू के टेबल से दूसरी टेबल तक पहुंचाने के लिए दी जाने वाली स्पीड मनी, यानी छोटी मोटी रिश्वत। जी, ये छोटे छोटे खर्चे कब मिलकर एक बड़ी रकम बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो अगर हम सब कुछ जोड़ दें, शुरुआती फाइलिंग फीस, हर तारीख की फीस और ये सारे अदृश्य खर्चे, तो एक साधारण केस का कुल खर्च कहाँ तक पहुँच सकता है? रिपोर्ट्स का एक अनुमान है कि एक सामान्य दीवानी मुकदमा जो कुछ साल चलता है, उसमें आराम से 1 से 5 लाख रुपए तक खर्च हो जाते हैं। 1 से 5 लाख? और ये हम निचली अदालतों की बात कर रहे हैं।
ये रकम इस देश की बहुत बड़ी आबादी की पहुंच से बाहर है। ये सीधे सीधे न्याय को एक लग्जरी बना देता है जो सिर्फ अमीर ही खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ पैसों का चक्रव्यूह जो किसी को भी तोड़ सकता है। पर मान लीजिए कोई व्यक्ति ये सारे पैसे खर्च करने को तैयार भी है। उसने अपनी जमा पूंजी, शायद जमीन बेचकर पैसा इकट्ठा कर लिया। तब भी क्या उसे न्याय मिलने की कोई गारंटी है? क्योंकि यहाँ एक और पहाड़ है, समय का। वो 5 करोड़ 40 लाख लंबित मामले। नहीं, कोई गारंटी नहीं है। और यहीं से ये सिस्टम और ज्यादा क्रूर हो जाता है। 5 करोड़ 40 लाख की संख्या इतनी बड़ी है कि हम इसे समझ ही नहीं पाते। इसका जमीनी मतलब समझते हैं? इसका मतलब है कि लाखों मुकदमे ऐसे हैं जिनकी सालों तक पहली सुनवाई नहीं हो पाती। फाइलें बस एक सरकारी अलमारी से दूसरी में जाती रहती हैं। इसका आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ता होगा? जरा सोचिए। हमारे स्रोत बताते हैं कि 85% से ज्यादा मामले तो जिला और निचली अदालतों में ही फंसे हैं। इसका मतलब है कि गांव देहात से आने वाला एक किसान या मजदूर अपना काम धंधा छोड़कर बस या ट्रेन का किराया लगाकर शहर आता है। पूरे दिन कोर्ट के बाहर इंतजार करता है, सिर्फ ये सुनने के लिए कि आज सुनवाई नहीं होगी, अगली तारीख मिलेगी। उसकी पूरी जिंदगी, उसके बच्चों की शादी, घर के फैसले, सब कुछ उस अगली तारीख पर टिक जाता है। यह सिर्फ केस का पेंडिंग होना नहीं है, ये जिंदगियों का पेंडिंग हो जाना है। यहाँ पे एक और बहुत ही अजीब लेकिन दुखद पहलू सामने आता है जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में है। जब महीनों या सालों के इंतजार के बाद आखिरकार सारी बहसें पूरी हो जाती हैं, सारे सबूत पेश हो जाते हैं और केस जजमेंट के लिए रिजर्व रख लिया जाता है, तब तो लगता होगा कि चलो अब इंसाफ मिलेगा। हाँ, ऐसा ही लगता है। लेकिन ये इस पूरी प्रक्रिया का सबसे क्रूर मजाक हो सकता है। जजमेंट रिजर्व होने का मतलब है कि जज साहब ने दोनों पक्षों को सुन लिया है और अब वो अपना फैसला लिखेंगे। लेकिन हमारे देश में फैसला लिखने की कोई समय सीमा तय नहीं है। कोई समय सीमा नहीं। नहीं, कई बार जजमेंट रिजर्व होने के बाद फैसले के लिए महीनों, यहां तक कि सालों लग जाते हैं। सालों फैसला लिखने में ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है क्योंकि इसी बीच जज साहब का ट्रांसफर हो जाता है। ओह! और कई बार नया जज आकर कहता है कि मुझे केस को फिर से सुनना पड़ेगा। जरा सोचिए उस इंसान के बारे में जिसने 10 साल लड़ाई लड़ी, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, और जब उसे लगा कि अब मंजिल करीब है तो उसे कहा जाता है कि आपको फिर से शुरू करना होगा। ये जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड का सबसे जीता जागता उदाहरण है। सालों की मेहनत, पैसा और उम्मीदें सब एक झटके में शून्य। बिल्कुल। तो ये जो देरी हो रही है और जो खर्चे आसमान छू रहे हैं, क्या इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि सिस्टम खुद ही अंदर से गैर बराबर है? हमारे स्रोतों में बार बार एक एलीट क्लब का जिक्र आता है, खासकर बड़ी अदालतों में। ये सीनियर वकीलों का एलीट क्लब क्या है? ये हमारी न्याय व्यवस्था का एक बहुत बड़ा विरोधाभास है जो सीधे सीधे न्याय के सिद्धांत पर ही सवाल उठाता है। सुप्रीम कोर्ट के अपने नियम हैं जिनके अनुसार एक वकील को प्रति सुनवाई अधिकतम फीस 8,000 रुपए लेनी चाहिए। ये 2013 के नियम है। सिर्फ 8,000 रुपए? लेकिन हमने तो सुना है कि सीनियर वकील लाखों में फीस लेते हैं। यही तो विरोधाभास है। आज की तारीख में सीनियर वकील एक सुनवाई के 5 लाख, 8 लाख, यहां तक कि 10 लाख रुपए से भी ज्यादा चार्ज करते हैं। 10 लाख एक सुनवाई के? जी। और कई बार तो वो कोर्ट में पेश भी नहीं होते, सिर्फ उनका नाम फाइल पर होता है जिसे देखकर ही फर्क पड़ता है। फिर भी पूरी फीस वसूल ली जाती है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां नाम दिखता है, भले ही काम कोई और जूनियर वकील कर रहा हो। एक मिनट, ये तो अविश्वसनीय है। इसका मतलब तो साफ है कि जिसके पास पैसा है वो महंगे वकील करके न्याय की लाइन में सबसे आगे खड़ा हो सकता है। बिल्कुल। यहां एक और व्यवस्था काम करती है जिसे हमारे स्रोत प्री ऑडियंस कहते हैं। प्री ऑडियंस? जी, इसका मतलब है सीनियर वकील को पहले सुनने का अधिकार। होता यह है कि अदालतों में जूनियर वकीलों को अपने केस की सुनवाई के लिए घंटों, कई बार पूरे दिन इंतजार करना पड़ता है। उनकी तत्काल सुनवाई की मांग खारिज कर दी जाती है, लेकिन जैसे ही कोई सीनियर वकील कोर्ट में खड़ा होता है, जज साहब बाकी सारे मामले रोककर पहले उन्हें सुनते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सीनियर वकील न सिर्फ न्याय को महंगा बना रहे हैं, बल्कि कोर्ट का सारा कीमती समय लेकर उन 5.4 करोड़ मामलों की लाइन को और भी लंबा कर रहे हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कनेक्शन है, बिल्कुल कह सकते हैं। जब कोर्ट का ज्यादातर समय कुछ गिने चुने महंगे मामलों में चला जाएगा, तो आम आदमी के हजारों छोटे छोटे मामले तो सालों तक लटके ही रहेंगे ना। है ना? सही बात है। यहाँ पर विद्या सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी का एक विश्लेषण बहुत चौंकाने वाली बात कहता है। वो बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अगर आप एक सीनियर वकील को हायर करते हैं तो आपके केस जीतने की संभावना लगभग 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी?
ये तो सीधे सीधे संविधान के अनुच्छेद 14 पर हमला है, जो सबको समानता का अधिकार देता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी तो बंधी है, लेकिन तराजू पैसे के बोझ से एक तरफ झुका हुआ है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि अदालत के अंदर दो तरह के नियम काम कर रहे हैं, एक अमीरों और प्रभावशाली लोगों के लिए और दूसरा आम जनता के लिए। इस सब के बीच वो बेचारा आम इंसान कहाँ है, जो इस सिस्टम में फंसा हुआ है? उसका अपने वकील के साथ जो रिश्ता है, क्या उसमें कोई पारदर्शिता है या वहां भी वो असहाय है? ज्यादातर मामलों में वो असहाय ही है। हमारे स्रोत इस पर काफी जोर देते हैं कि वकील और क्लाइंट के रिश्ते में पारदर्शिता की भारी कमी है। अब सोचिए, हम कोई भी सर्विस लेते हैं तो एक एग्रीमेंट होता है, लेकिन वकालत में, खासकर निचली अदालतों में, कोई लिखित एग्रीमेंट नहीं होता। सब कुछ मौखिक भरोसे पर चलता है। इसका क्या नुकसान होता है? इसका नुकसान ये होता है कि मुवक्किल को कभी साफ साफ पता ही नहीं चलता कि केस में कुल कितना खर्च आएगा, ये कितने समय तक चल सकता है, या उसका वकील कितनी सुनवाइयों में खुद पेश होगा। जब ये मौखिक भरोसा टूटता है तो मुवक्किल के पास अपनी बात साबित करने का कोई जरिया नहीं होता। वो पूरी तरह से वकील पर निर्भर हो जाता है। और तब क्या होता है जब वकील सुनवाई पर पहुंचते ही नहीं? ये तो एक बहुत आम शिकायत सुनने को मिलती है। और ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है, जिसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड के तहत अगर आपका वकील बिना किसी सूचना के सुनवाई में मौजूद नहीं है, तो जज साहब आपका केस खारिज कर सकते हैं, डिसमिस्ड फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन। क्या कह रहे हैं? मतलब गलती वकील की और सजा मुवक्किल को? जी हाँ। सोचिए उस इंसान की हालत जिसने फीस भी दी है, अपना काम छोड़कर कोर्ट भी आया है, लेकिन सिर्फ वकील के ना आने की वजह से उसका सालों पुराना केस एक झटके में खत्म कर दिया जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में इसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट यानी पेशेवर कदाचार कहा है। लेकिन ये होता है। तो फिर उस केस का क्या होता है? उस केस को दोबारा शुरू करवाने के लिए मुवक्किल को और पैसा और समय खर्च करना पड़ता है। ये वो बिंदु है जहां सिस्टम पर रहा सहा भरोसा भी खत्म हो जाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो तस्वीर ये बनती है कि आज का मुवक्किल एक ऐसा असहाय पात्र है जो न्याय से पहले तारीख मांगता है और तारीख से पहले फीस का इंतजाम करता है। वो एक ऐसी व्यवस्था में फंस गया है जिसने 5.4 करोड़ मामलों के रूप में जैसे पूरे समाज को ही बंधक बना रखा है। बिल्कुल। और इसका समाधान सिर्फ और जजों की भर्ती करने से नहीं होगा, जैसा कि अक्सर कहा जाता है। हमें एक ज्यादा मानवीय और व्यवस्थागत बदलाव की जरूरत है। स्रोतों में कई अच्छे सुझाव भी दिए गए, जैसे टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल, ई कोर्ट्स, वर्चुअल हियरिंग्स, केस की ऑनलाइन ट्रैकिंग, ताकि पारदर्शिता बढ़े। हाँ, और फीस के बारे में क्या, उसे रेगुलेट करना सबसे जरूरी है। एक पारदर्शी एग्रीमेंट अनिवार्य होना चाहिए और फीस की एक वाजिब ऊपरी सीमा तय होनी चाहिए, ताकि वकीलों की मनमानी पर रोक लगे। बिल्कुल। इसके अलावा सीनियर वकीलों के एकाधिकार को तोड़ने और सभी वकीलों के लिए एक समान अवसर बनाने पर भी काम करना होगा। वकीलों की जवाबदेही तय करना भी उतना ही जरूरी है। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक तो शायद न्याय एक दूर का सपना ही बना रहेगा। यहाँ एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। जब किसी देश की एक बहुत बड़ी आबादी का अपनी न्याय व्यवस्था से ही विश्वास उठने लगता है, तो इसका उस देश के लोकतंत्र और कानून के राज यानी रूल ऑफ लॉ पर क्या असर पड़ता है?